Hello friends, welcome to my channel. This is Pramila Yadav. Today we will discuss about Piaget cognitive development theory. देखिए ये जो थ्योरी है वो हर एक टीचिंग एग्जाम, चाहे वो सीटेट हो, एसटेट हो, रीट, केवीएस, डीएसएसबी, हर एक टीचिंग एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इसमें से हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हुए हैं। इवन आप अगर सीटेट को उठा के देंगे तो उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इसलिए प्याजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो हमारे सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आज मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप ये क्लास आराम से बैठ के देखिए, और देखना ही नहीं है, आप अपनी नोटबुक और पेन भी साथ में लेके बैठिए ताकि आप साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहें। देखो, पीडीएफ इकट्ठा करना कोई लॉजिक नहीं निकलता है आज के टाइम में, क्योंकि अगर आप पीडीएफ इकट्ठी रहेंगे तो बस हम पीडीएफ पीडीएफ ही खेलते रहेंगे। मैंने वहाँ से पीडीएफ इकट्ठी कर ली, वहाँ से कर ली, और ना ही हम पढ़ पाते हैं और ना ही वो हमारी समझ आती है और ना ही वो काम आती है। आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए और हुँ, फिर उसको रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि जब वो आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं वही आपके एग्ज़ाम में काम आने हैं, वही आपको याद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। देखो, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि जीन पियाजे से पहले जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे वो बिहेवियरिज्म पे काम करते थे। वो किसी भी एनिमल या फिर किसी भी बर्ड को लेके उन पे ऑब्जर्वेशंस करते, और फिर उससे जो कंक्लूजन निकलता वही ह्यूमन बीइंग पे और चाइल्ड पे अप्लाई कर देते। बट जीन पियाजे ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट हैं वो चाइल्ड पे किए। उन्होंने बच्चों पे किए अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, इसलिए उनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा गया। दूसरी बात, जीन पियाजे हैं वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपनी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो 1936 में दी। ठीक है। देखिए, थ्योरी पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कोग्निटिव है इसका मतलब क्या है। कोग्निटिव का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन की जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होती हैं या फिर जो मेंटल एबिलिटीज होती हैं उससे रिलेटेड होता है, कि बच्चा अपनी मेंटल एबिलिटीज का किस तरह से यूज करता है, उसकी मेंटल एबिलिटी किस तरह से डेवलप होती हैं। उन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे बच्चे जो इन्फेंट हैं उनका थिंकिंग पैटर्न अलग होता है, एडोलेसेंस का अलग होता है, जब चाइल्डहुड में बच्चे होते हैं तो अलग होता है। इट मीन्स बच्चे क्या अपने एज के साथ साथ उसका जो थिंकिंग का पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। सो प्याजेट को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा गया। इसका मतलब क्या है? कि उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म पे काम किया। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म पे काम किया। इन्होंने कहा कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या है कि बच्चे को आप किसी भी काम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, एक्टिवली इंगेज रखो उसे। जब वो एक्टिवली इंगेज रहेगा तो वो अपने एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें सीखेगा और वो बेहतर तरीके से सीख पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा ये कि आप बच्चे को एक्टिवली इंगेज रखो किसी भी काम में। जितनी ज़्यादा बच्चे की सेंसेस एक्टिव होंगी उतना ही वो अच्छे से सीख पाएगा। उन्होंने कहा एक अलग चीज, उन्होंने क्या कहा कि डेवलपमेंट है वो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। देखिए, जनरली जब हम देखते हैं तो हम पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, बट इन्होंने क्या कहा कि डेवलपमेंट है वो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। इन्होंने डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ साथ इन्होंने स्टेजेस दी, अलग अलग स्टेजेस दी, कि बच्चे के लिए 4 स्टेजेस दी। सेंसरी मोटर्स की, फिर प्री ऑपरेशनल दे दी, फिर ऑपरेशनल दे दी, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल दे दी। मतलब बच्चे का डेवलपमेंट है इन्होंने स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। ये हम आगे देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्याजे ने अपनी जो थ्योरी है उसके 4 बेसिक एलिमेंट माने। कौन कौन से बता माने? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इज मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब क्या है? कि एज। उन्होंने बच्चे की एज को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर माना है। उन्होंने कहा कि 2 साल के बच्चे को आप 2 साल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएं। इसका मतलब क्या हुआ? कि आप मान लीजिए बच्चा सेंसरी मोटर स्किल स्टेज में है तो आप उसे एल्जेब्रा नहीं पढ़ा सकते हैं। जब जब बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग बढ़ेगा तभी आप उसे उसके एज के अकॉर्डिंग पढ़ा पाएंगे।
अगर बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में है तो उसे सेंसेस के थ्रू सीखने दीजिए। अगर बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है तो चीज़ों को टच करने दीजिए, चीज़ों को फील करने दीजिए, तभी बच्चा सीखेगा। अगर उसे आप डायरेक्ट ही फॉर्मल स्टेज बढ़ाने लगे तो क्या बच्चा सीख पाएगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर जो इन्होंने अपना एक एलिमेंट बताया, वो बताया कि मैच्योरेशन, कि बच्चे को एज के अकॉर्डिंग सीखने दीजिए, वो अपने एज के अकॉर्डिंग सीखेगा। दूसरा, ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, सोशल इंटरेक्शन। देखिए, जीन पियाजेट ने सोशल इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है, पर उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। सोशल इंटरेक्शन की जब भी बात आती है तो हमारे माइंड में आता है वाइगोस्की। उन्होंने वाइगोस्की का सारा फोकस ही सोशल या कल्चरल इंटरेक्शन पे था, बट इन्होंने कहा है कि जब बच्चा सीखता है, अपने साथियों के साथ सीखेगा, पीयर्स ग्रुप में सीखेगा, तो वो नॉलेज गेन करता है। फिर तीसरा आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ कि बच्चा जब कोई भी काम कर रहा है, मान लीजिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, अगर बच्चे ने आग जलती हुई देखी, अगर वो उसमें आग में अपना हाथ डाल देता है तो उसे गर्म लगता है और वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है। अगर वो दूसरी बार आग को देखेगा तो वो आग के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि पिछली बार उसका हाथ जला था। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस होता है। फिर आता है इक्विलिब्रेशन। देखिए, जो लर्निंग का प्रोसेस है वो मेनली होता ही है कि डिस इक्विलिब्रियम से जाके इक्विब्रिलेशन में जाता है। मतलब वो अपनी एक सामंजस्य की स्थिति बनाएगा, वो अपने आप को उस चीज के लिए। देखिए, इक्विलिब्रेशन में क्या होता है कि बच्चा अपने आप को इक्विबिलियम में रखना चाहता है, कि मतलब वो अपने आप को एडजस्ट करना चाहता है, वो अपने आप को ना कम और ना ज़्यादा एक नॉर्मल स्टेज में रखना चाहता है। ये होते हैं ये उन्होंने अकॉर्डिंग टू पियाजेट 4 अपने बेसिक एलिमेंट्स दिए थे। मैच्योरेशन, फिर एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन एंड इक्विलिब्रेशन। सोशल इंटरेक्शन का आप याद रखिएगा कि पियाजेट ने सोशल इंटरेक्शन की भी बात की है, लेकिन उन्होंने उतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं किया है जितना वाइगोस्की ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं पियाजेट की थ्योरी के कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में क्या क्या है? फर्स्ट आता है स्कीमा। देखिए, स्कीमा कुछ भी नहीं है। स्कीमा है कि आपकी जो माइंड में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ समथिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। इसका मतलब क्या है? अगर आपको कोई पेन दिखा के पूछे कि ये क्या है तो आप उसे बोलेंगे ये पेन है। अगर आपको कोई चौक दिखा के पूछे कि ये क्या है तो आप कहेंगे चौक है। आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्योंकि जब कभी आपने पहली बार पेन को देखा होगा तो किसी ने आपको बताया होगा कि ये पेन है, इसलिए आपने उसकी समझ बना ली कि इस तरह का दिखेगा तो वो पेन होगा। ये होती है एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ समथिंग। उन्होंने कहा कि जो स्कीमाज हैं वो इवन एट कंसेप्शन से, जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है, तब से ही बच्चे के माइंड में जो स्कीमाज हैं वो डेवलप हो जाते हैं, होते हैं, और वो धीरे धीरे एज के साथ साथ वो प्रोग्रेसिवली डेवलप होते रहते हैं। स्कीमा कैसे बनता है? स्कीमा बनता है रिपीटेशन। किसी भी एक चीज की रिपीटेशन होती रहेगी तो बच्चे के माइंड में स्कीमा बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, बच्चे ने मान लीजिए कोई भी काऊ देखी, तो हमने बच्चे को बताया कि बेटा ये काऊ है। बच्चे ने क्या किया? अपने माइंड में एक स्कीमा सेट कर लिया कि हाँ, जिसके 4 पैर हो गए, एक पूंछ हो गई, 2 आंखें हो गई, इस तरह की दिखती है तो वो काऊ हो गई। तो उसने जब वो दोबारा काऊ को देखेगा तो वो उसे पहचान पाएगा कि हाँ, ये काऊ है। इसका मतलब ये बच्चे ने अपने माइंड में एक नॉलेज सेट कर लिया है कि इस तरह का कोई भी चीज होगी वो काऊ होगी। मेरे ख्याल से अब आपको स्कीमा को लेके कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्कीमा होता है आपके माइंड में ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जिन चीज़ों को आप जानते हैं, पहचानते हैं। मान लीजिए कोई आपका रिश्तेदार आता है, आप चाचा ताया बुआ फूफा को जानते हैं, वो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज होगी। और अगर कोई भी नया बंदा आपके यहाँ आता है, आप उसे नहीं जानते हैं, तो वो आपकी स्कीमा में ऐड नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, देखिए हम आगे देखते हैं। अडेप्टेशन होता है कि किसी भी चीज से या फिर वर्ल्ड से फेमिलराइज्ड होना। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अडेप्टेशन में 3 स्टेजेस होते हैं।
कौन कौन सी होती है? पहला होता है असिमिलेशन होता है, अकोमोडेशन होता है और इक्विलिब्रेशन होता है। देखिए, इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बट कंफ्यूज होने वाली कोई बात है ही नहीं। आप सिंपल से वर्डिंग पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट है असिमिलेशन। असिमिलेशन एक्चुअल में क्या होता है? एब्जॉर्बिंग और एडिंग समथिंग इनटू प्रेजेंट स्कीमा। जो आपके स्कीमा में प्रेजेंट है, आप उसमें नई चीज ऐड कर रहे हैं। सिर्फ ध्यान रखिए कि ऐड कर रहे हैं। उसमें आपने ऐड किया, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल बता रही थी कि अगर आप अपने चाचा ताया बुआ फूफा को जानते हैं, वो तो ऑलरेडी आपकी स्कीमा बन चुका है कि ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताया है। मान लीजिए कोई नया इंसान आपके घर में आता है, नया इंसान बच्चे के घर में आया, तो बच्चा क्या करेगा? वो पूछेगा अपनी मम्मा से कि ये कौन है, और वो बताएंगे कि ये आपके पापा के फ्रेंड है, ये आपके अंकल लगते हैं। तो बच्चा ने नई इंफॉर्मेशन है वो अपने माइंड में सेट कर ली कि हाँ ये आदमी है, ये मेरा अंकल है। उन्होंने ऐड की। ऑलरेडी जो उनके स्कीमा प्रेजेंट थे चाचा ताया बुआ फूफा के, उन्होंने एक चीज और ऐड कर ली कि ये अंकल है। ये होता है अडप्टेशन, सॉरी असिमिलेशन। फिर सेकंड आता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में क्या होता है? मॉडिफिकेशन और चेंज। जो ऑलरेडी प्रेजेंट स्कीमा है उसमें हमने अब क्या करना है? मॉडिफाई करना है, कुछ चेंजेस लाने हैं, उसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन। मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए बच्चे ने काऊ का स्कीमा अपने माइंड में बना रखा है कि ये 4 उसके पैर हैं, 1 पूंछ है और 2 आंखें हैं, तो ये काऊ होती है। तो बच्चे ने अगर मान लीजिए बफेलो को देखा, तो भी बच्चा क्या सोचेगा कि नहीं, उसे नहीं मालूम है कि ये बफेलो है, वो क्या कहेगा कि ये काऊ है। बच्चे के लिए काऊ और बफेलो दोनों एक जैसी हैं, उसे डिफरेंस नहीं है। अब क्या करेंगे? जब बच्चा बफेलो को जब काऊ बोलेगा, तो हम क्या कहेंगे? हम बच्चे को बताएंगे कि बेटा ये काऊ नहीं है, ये बफेलो है। तो बच्चे को क्या करना पड़ेगा? अपने स्कीमा में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि मैं जो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ वो मैं गलत आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। 2-4 बार वो ऐसा करेगा कि वो काऊ को, बफेलो को देखेगा तो वो काऊ ही बोलेगा। बट जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस करेगा, देखो पियाजेट ने एक्सपीरियंस की बात की है, 2-4 बार वो गलती करेगा, पर वो धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वो सीख जाएगा। उसको हमने उसने क्या किया? अपने स्कीमा में मॉडिफिकेशन किया। उसने अपनी स्कीमा में मॉडिफिकेशन किया, और वो अब जानने लग गया है कि काऊ है वो एक अलग है और बफेलो है वो एक अलग है। ये होता है अकोमोडेशन। थर्ड स्टेज क्या आती है? थर्ड आती है आपका इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या होता है? देखिए, जितनी भी लर्निंग का प्रोसेस है हमारी लाइफ में लगा लो, लर्निंग में लगा लो, हर जगह हम जो लर्निंग करते हैं वो डिस इक्विलिब्रेशन से इक्विलिब्रेशन में हमने जाना होता है। मतलब हमने एक सामंजस्य स्थापित करना होता है कि देखो हमारे माइंड में उथल पुथल हो रही है चीज़ों को लेके। अगर हम कोई नई चीज़ें गेन कर रहे हैं, अब हमने नई चीज़ ऐड की, फिर उसमें हमने मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके हम एक नॉर्मलाइज्ड करेंगे, उसे इक्विलिब्रेशन में आएंगे कि अब हमें अच्छे से पता है कि हमने नई नॉलेज ऐड भी कर ली है, उसमें चेंज भी कर लिया है। अब हमने अलग अलग स्कीमा बना लिए हैं कि ये हमारे पास काऊ थी और ये हमारे पास बफेलो थी। तो अब हमारे माइंड में इक्विलिब्रेशन की स्टेज आ गई है। ओके। it equilibration it take place when a child schema can deal successfully with the present information. इट प्रोवाइड मोटिवेशन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर बच्चे के माइंड में इक्विलिब्रेशन आ गया तो वो नई चीजें सीखने के लिए मोटिवेट करेगा। बट अगर बच्चे के माइंड में इक्विलिब्रेशन नहीं आता है और डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाती है, तो बच्चा डीमोटिवेट भी हो सकता है उस चीज के लिए। इसलिए जब भी बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है तो उसके माइंड में इक्विलिब्रेशन की स्टेज आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। स्कीमाज और अडेप्टेशन, अडेप्टेशन में असिमिलेशन, किसी भी न्यू चीज़ को ऐड करना, अकोमोडेशन उस चीज़ में मॉडिफिकेशन करना, और इक्विलिब्रेशन कि आप उसमें आप एक सामंजस्य स्थापित कर लिया है। आप जिस तरह से एक बार पानी में आपने पत्थर फेंका, पत्थर फेंकने के बाद बूंदे ऊपर आई, बट थोड़ी देर के बाद वो शांत हो गई, मतलब नॉर्मलाइज्ड हो गई हैं, इक्विलिब्रेशन की स्टेज आ गई है। इज इट क्लियर? तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, जीन पियाजेट ने इसकी जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है इनकी 4 स्टेजेस दी। कौन कौन सी दी? सेंसरी मोटर स्टेज दी,
फिर प्री ऑपरेशनल दी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल दी और फॉर्मल ऑपरेशनल दी। इन्होंने 4 अलग अलग स्टेजेस दी। हम इनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट आती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। देखो, हमें इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब क्या हुआ कि बच्चा अपने सेंसेस से सीखेगा, अपनी इंद्रियों से सीखेगा। ये मतलब वो टच करेगा, वो फील करेगा, वो स्मेल करेगा, इन सब चीज़ों से वो बच्चा सीखता है। ठीक है। सबसे पहला जो बच्चे का टीचर होता है वो उसकी सेंसेस होती हैं। सेंसेस आर द टीचर्स। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है बच्चे को इस स्टेज में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि बच्चे को, अगर मान लीजिए जब बच्चा छोटा होता है, जब वो 1 साल के या 1.5 साल के समथिंग होता है, तो अगर बच्चे के सामने आप उसका फेवरेट खिलौना लेके आते हैं और फिर उसे छुपा लेते हैं, तो बच्चा उसे ढूंढता नहीं है। बच्चे को लगता है कि वो खिलौना आया था और वो डिसअपियर हो गया, कहीं जादू से वो चला गया है। लेकिन थोड़े दिनों बाद जब बच्चा 2 साल के आसपास आता है, तो अगर आप उसके खिलौने को छुपा लेते हैं तो भी वो ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि उससे ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई है। उसे मालूम है कि अगर ऑब्जेक्ट है तो वो यही कहीं है। उस वो अब जो उसके इमेजिनेटिव थॉट थे कि भाई जादू है, चिड़िया ले गई, ये ले गई, वो ले गई, तो वो सब चीजें हट जाती हैं, उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। इट मीन्स अंडरस्टैंड टू ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट बी सीन। अगर वो कोई चीज़ों को नहीं देख रहा है तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि उसे वो चीज़ें है ही नहीं। अगर उसे दिख नहीं रही हैं तो भी वो चीज़ें एक्चुअल में एग्जिट करती हैं। दूसरी तीसरी बात है डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन का मतलब क्या हुआ कि बच्चा अगर अपने किसी भी पेरेंट्स को, अपने एल्डर को या अपने फ्रेंड को कोई भी चीज़ करता हुआ देखता है तो वो उसका रिपीटेशन करेगा। रिपीटेशन चाहे वो 5 दिन बाद करे, चाहे वो 7 दिन बाद करे, अगर उसके माइंड में वो चीज़ क्लिक करती है तो वो उसका इमिटेशन करेगा ही करेगा। ये डेफर्ड इमिटेशन होता है। नेक्स्ट आता है वुल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब क्या हुआ? बच्चा वुल डायरेक्टेड बिहेवियर करेगा, इसका मतलब होता है कि बच्चा, मान लीजिए उसे कोई भी खिलौना रखा हुआ दिख रहा है तो वो उसकी तरफ जाएगा और उसे अपने पूरे हाथ से पकड़ता है, उस पूरी चीज को। तो ये होता है वुल डायरेक्टेड बिहेवियर। सेंसरी मोटर स्टेज आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी कि क्या क्या होते हैं। बच्चे अपने सेंसेस के थ्रू सीखेंगे, बच्चा वोल डायरेक्टेड बिहेव करेगा, डेफर्ड इमिटेशन करेगा और ऑब्जेक्ट परमानेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे को कौन सी स्टेज में आती है। स्टेजेस से बहुत क्वेश्चन बन के आते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो अर्ली चाइल्डहुड में होगी, चाइल्डहुड में होगी, सॉरी, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशनल स्टेज में होगी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगी या सेंसरी मोटर में होगी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए सेंसरी मोटर स्टेज आ गया। इज इट क्लियर? तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चा होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि पहली करेक्टरिस्टिक्स है इसकी ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। देखो, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि उसके जो थॉट्स हैं ना वो किसी भी लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड नहीं होते हैं। वो बस, इस उम्र में आपने देखा होगा 2 से 7 साल तक बच्चे बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, हर एक चीज के लिए वो हर चीज जानना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप उसको लॉजिकल रीजनिंग दें। मान लीजिए उसने आपसे पूछा कि पत्ते, पेड़ से पत्ते नीचे क्यों गिर रहे हैं, तो आप उससे पूरा ग्रेविटेशन का लॉ एक्सप्लेन करने नहीं बैठेंगे। और ना ही बच्चा सीखना चाह रहा है कि आप आइंस्टीन की पूरी थ्योरी बताएं उसे कि पत्ते इसलिए नीचे गिर रहे हैं, ये वो, ग्रेविटी का पूरा कंसेप्ट समझाएं। नहीं, बच्चा वो नहीं सीखना चाह रहा है। बच्चा सीखना क्या चाह रहा है? बच्चे को बस उसे क्वेश्चन पूछने हैं। उसकी जो रीजनिंग है वो, आप सिर्फ इतना बता सकते हैं कि हाँ हवा चल रही है तो पेड़ नीचे, पत्ते नीचे गिर रहे हैं, तो वो सेटिस्फाई हो जाता है। मतलब उसकी रीजनिंग है वो कोई लॉजिक पे बेस्ड नहीं होती है। नेक्स्ट आता है इरिवर्सिबिलिटी इन द थिंकिंग। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि बच्चे को आपने मान लो मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया, 2 गुणा 4, तो बच्चा सोचेगा कि 8 होता है। बट अगर आपने उससे पूछ लिया कि अगर 8 को हम 2 से भाग दे दें तो क्या 4 आएगा, तो ये बच्चा नहीं समझ में पाता है। वो सिर्फ एक ही तरह से सोच सकता है। अगर उसे ये बोले कि पानी है वो आइस में कन्वर्ट हो सकता है, तो बच्चा ये नहीं समझ पाता कि आइस को भी हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चा ओनली एक ही एस्पेक्ट पे, ओनली एक ही एस्पेक्ट पे फोकस कर पाता है।
एक ही एस्पेक्ट पे फोकस करने का क्या मतलब हुआ कि बच्चे को अगर आपने पेन दिखाया तो वो ये सोचेगा कि हाँ ये इतना लंबा है, वो उसकी गोलाई पे नहीं जाएगा। ओके। इगोसेंट्रिक, डेवलप मेमोरी, क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशन। इगोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि वो पूरे संसार को अपना केंद्र समझता है। वो समझता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वही सब सच है, जो मुझे अच्छा लगता है वही सबको अच्छा लगता है, जो मैं खेलूंगा वही सब खेलें। वो अपने आप को उस पूरी दुनिया का सेंटर मान के चलता है। फिर आता है उसकी जो थॉट्स हैं वो इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती हैं। बच्चा ऑब्जर्व करता है, अगर वो किसी को लड़ते हुए, अगर डांटते हुए देख रहा है तो वो भी डांटेगा, अगर वो किसी से हंसते हुए देख रहा है तो वो भी हंसना शुरू कर देता है, अगर वो किसी को रोता हुआ देख रहा है तो वो भी रोना शुरू कर देता है। तो बच्चे की जो थॉट्स होते हैं वो इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं। लेक ऑफ कंजर्वेशन की बात करते हैं। लेक ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने सेम क्वांटिटी, आपने दो टैब ले लिए, एक टैब आपने ये लिया और एक आपने कोई भी फ्लास्क है वो इस तरह का ले लिया, ठीक है। अगर इसमें आपने 1 लीटर पानी डाला और इसमें भी आपने 1 लीटर ही पानी डाला, तो बच्चे को ये नहीं समझ में आएगा कि इसमें भी 1 लीटर है और इसमें भी 1 लीटर है। वो शेप के अकॉर्डिंग उसमें नहीं देख पाएगा। उसे ये लगेगा कि अगर यहाँ तक 1 लीटर में इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है तो ये पानी इसमें ज्यादा है, और अगर इसमें कम है तो इसमें कम है। तो वो कंजर्व नहीं कर पाता है चीजों को, वो शेप के अकॉर्डिंग देखेगा। अगर आपने एक जग में पानी डाला और एक आपने किसी बाल्टी में पानी डाला, तो उसे लगेगा कि जग का लेवल अगर ज्यादा है तो उसे लगेगा जग में पानी ज्यादा है, बाल्टी में पानी कम है। एक होता है, एक करेक्टरिस्टिक ये भी होती है कि बच्चा है ना एनिमिज्म पे काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि वो नॉन लिविंग थिंग है और वो लिविंग थिंग है। अगर मान लीजिए बच्चे को चलते चलते किसी से टकरा के अगर वो गिर गया तो वो रोएगा, और अगर वो तब तक चुप नहीं होगा जब तक आप उसकी धुनाई नहीं कर देते बैठ के। अगर आप उसे मारेंगे, 2 4 थप्पड़ लगा देंगे, तो बच्चे को शबर हो जाएगा कि हाँ, अगर इसने मुझे मारा था और मैंने इसे मार दिया, मेरा बदला पूरा हो गया है, अब ठीक है। ठीक है, तो बच्चा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा कि जो ऑपरेशनल स्टेज है, सॉरी जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग होगा। बच्चे के जो थॉट्स हैं वो किसी भी लॉजिक पे बेस्ड नहीं होते हैं। उसके थॉट्स में इरिवर्सिबिलिटी होगी। अगर उसे ये बताया आपने कि पानी है वो आइस में चेंज हो सकता है, तो वो ये नहीं समझ पाता कि आइस भी वाटर में चेंज हो सकती है। सेंट्रेशन होता है, वो किसी भी एक ऑब्जेक्ट के एक ही एस्पेक्ट पे फोकस कर पाता है। वो ईगोसेंट्रिक होता है, मतलब वो अपने आप को ही पूरे संसार का केंद्र समझता है। उसकी मेमोरी डेवलप हो जाती है, मतलब वो चीज़ों को याद रखने शुरू कर देता है। क्यूरियोसिटी, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने के लिए। आपसे अगर आप किसी 2 से 7 साल के बच्चे के साथ रह रहे हो तो वो आपका दिमाग खा जाएगा, ये बताओ ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे है, वो कैसे है। क्यूरियोसिटी बहुत होती है, इमेजिनेशन होती है, वो अपनी चीज़ों के सोचने लगता है, कल्पनाशील हो जाता है। वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, और उसमें कंजर्वेशन की लैक होती है। ये होते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की करेक्टर। नेक्स्ट है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये थर्ड स्टेज है। इसमें क्या होता है कि बच्चा है वो मोर लॉजिकल हो जाता है, बट उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत रिजिड होती है। रिजिड का मतलब है कि वो एक चीज को अगर सच मान ले तो वो उनके लिए सच ही है, वो ये नहीं सोचता कि वो चेंज भी हो सकती है। लॉजिक शुरू हो जाते हैं कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। कॉन्क्रीट चीज ऑब्जेक्ट्स का मतलब जो मूर्त चीजें हैं, जिनको वो टच कर सकता है, जिनको वो फील कर सकता है, उनके लिए उनके उसके जो लॉजिक्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है इसकी ट्रांजिटिविटी। इसका मतलब क्या है कि अगर ए बी से बड़ा है, दो कंडीशन देती हैं जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना। अगर ए बी से बड़ा है और बी अगर सी से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी से बड़ा होगा। वो ऑब्जेक्ट्स को देखकर, बिना देखे नहीं, अगर वो ऑब्जेक्ट्स को देखकर बताएगा। देखिए, जो हम ट्रांजिटिविटी देख रहे थे, मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट ये बड़ा है, बी ऑब्जेक्ट उस ये है, और सी ऑब्जेक्ट ये है। अगर बच्चे को आपने बता दिया कि ए है वो बी से बड़ा है, और दूसरा आपने क्या बताया बी है वो सी से बड़ा है, तो बच्चा अपने लॉजिक के अनुसार चीजों को देख के आपको ये बता सकता है कि अगर आपने बताया ए है वो बी से बड़ा है और बी है वो सी से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए है वो सी से भी बड़ा होगा। वो इन चीजों को देख के बता पाएगा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ये ध्यान रखना। इरिवर्सिबिलिटी इन थॉट का मतलब क्या हुआ कि हम बच्चे को ये समझा पाएंगे, बच्चा ये समझ पाएगा कि अगर आइस है, अगर उसको गर्म किया जाए तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है।
सो वो अपना ये लॉजिक लगा पाएगा कि अगर हम वाटर को बर्फ बनानी है तो हम उसे जमा दें तो वो बर्फ बन जाएगी। ये होता है रिवर्सिबिलिटी इन थॉट्स। नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, अगर आप पीछे बच्चा क्या था, लेक ऑफ कंजर्वेशन था, उसे उसे कंजर्वेशन के बारे में नहीं पता था। जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आएगा तो वो ये समझ पाएगा कि अगर 1 लीटर पानी है, चाहे आप उसे बोतल में डालो, चाहे आप उसे जग में डालो, चाहे आप उसे बाल्टी में डालो, वो सेम क्वांटिटी रहेगी, वो घटता बढ़ता नहीं है। फिर आता है सीरिएशन। सीरिएशन का मतलब क्या हुआ, बच्चे चीज़ों को छोटी से, जैसे छोटी चीज़ें हैं उसको अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, पहले छोटी बड़ी बड़ी बड़ी, ऐसे वो अरेंज करना सीख जाएगा, सीरीज बनाना सीख जाएगा, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर की हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर की हो। वो क्लासिफिकेशन सीख जाएगा। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए आपने बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स दिए, अगर आपने बच्चों को दिए, कुछ पत्थर दे दिए आपने, कुछ पत्ते दे दिए बच्चों को, कुछ बुक्स दे दी, कुछ आपने पेन दे दिए, तो वो क्या करेगा, सभी पेन को एक जगह रख देगा, बुक्स को एक साइड कर देगा, पत्थर को एक साइड कर देगा, वो चीज़ों का क्लासिफिकेशन कर पाएगा देख कर। ओके। और फिर होता है रीजनिंग पावर है, ये उसकी वेल डेवलप्ड होती है अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का मतलब। ये आपको समझ में आया है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या करेगा, उसके लॉजिक शुरू हो जाते हैं, वो ट्रांजिटिविटी आ जाती है उसके थॉट्स में। अगर ए है वो बी से बड़ा है और बी भी सी से बड़ा है, तो इसका मतलब ए बी सी से बड़ा होगा। उसके थॉट्स में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, उसके कंजर्वेशन आ जाती है कि अगर चाहे आप क्वांटिटी सेम है तो उसकी शेप से कोई भी चेंज नहीं आता है। सीरिएशन वो चीज़ों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना शुरू कर देता है। क्लासिफिकेशन आ जाती है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। फिर उसे रीजनिंग पावर भी उसकी वेल डेवलप्ड होती है। नेक्स्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी बोल सकते हैं, कई बार बोल दिया जाते हैं। उसकी जो डिडक्टिव रीजनिंग है, उसे अब चीज़ों को सामने देखने की आवश्यकता नहीं होती है, वो बिना देखे भी उस कॉन्सेप्ट को समझ पाता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को वो समझने लगता है। हाँ, इस स्टेज में आके आप बच्चों को बिना चीज़ें दिखाएं भी आप उसे समझा सकते हैं। जो बच्चे का थॉट प्रोसेस है वो ज़्यादा सिस्टमेटिक हो जाता है और कम्प्लीटली अब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये मैं बता चुकी हूँ। दे स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग। इंट्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, वो अपने थॉट्स को और फीलिंग्स को एग्जामिन करना शुरू कर देते हैं। वो कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, वो अपने बारे में थिंकिंग शुरू कर देते हैं। सो जो हमने 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ा। पहली सेंसरी मोटर स्टेज पढ़ी जो 0 से 2 साल तक होती है। देखो कई बार क्वेश्चन में ना ये भी पूछ लिया जाता है कि सेंसरी मोटर स्टेज का कहाँ से, कौन से ईयर में होते हैं। 0 से 2 साल हो गई, फिर प्री ऑपरेशनल होगी, 2 से 7 साल तक होगी, कॉन्क्रीट हो गई, फिर एब्स्ट्रैक्ट हो गई। ये स्टेजेस के नाम भी पूछ ले जाते हैं कई बार कि इनको आप ना ऑर्डर में लगाइए कि पहले कौन सी आएगी, दूसरी कौन सी आएगी, तीसरी कौन सी आएगी। या आपसे पूछ लिया कि क्लासिफिकेशन बच्चा कौन सी स्टेज में जाके करने लगता है, कंजर्वेशन बच्चे को कौन सी स्टेज में आ जाती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे को कौन सी स्टेज में आ जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो आप ये चारों स्टेजेस के बारे में अच्छे से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाकर अच्छे से पढ़िए। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट ही मान लीजिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशन से। हम जीन पियाजेट की थ्योरी को आप एजुकेशन में कैसे इम्प्लीफिकेशन क्या हो सकते हैं इसके, देखिए। सबसे पहला तो है कि आप जो करिकुलम सेट कर रहे हैं, करिकुलम जो आप बना रहे हैं, वो बच्चे के एज के अप्रोप्रिएट हो। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 साल के बच्चे को उसी तरह की चीज़ें सिखाई जाएं कि बच्चा उसे टच कर सके, फील कर सके। वो जो अगर बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है तो बच्चे उन चीज़ों को देखकर ही वो उसको लॉजिक लगा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट में या फिर फॉर्मल स्टेज में आ सकता है तो आप बच्चे के लिए एब्स्ट्रैक्ट टाइप का करिकुलम सेट कीजिए। दूसरा आता है, उन्होंने कहा कि चाइल्ड है, आप ये मान के चलिए कि चाइल्ड है वो एक लिटिल साइंटिस्ट है, वो अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। उसे जितना ज़्यादा हो सके आप एक्टिवली इंगेज करिए, जितना ज़्यादा आप उसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे वो उतना ही अच्छे से सीखेगा। बच्चे को फैसिलिटेट कीजिए, उसे मोटिवेट कीजिए कि हाँ तुम पढ़ सकते हो। और एजुकेशन मस्ट बी एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। तो ये था आपका जीन पियाजेट की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अगर आपको ये लेक्चर, ये क्लास समझ में आई हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।